इस मंच पर रोमाना जी को मैं बुलाऊंगी संचालन करने के लिए। तो देखिए, अब वार पलटवार, माफी चाहूंगी, गेस्ट के नाम में थोड़ा सा बदलाव है। आलोक शर्मा जी का नाम मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। आलोक शर्मा जी, सुधांशु जी, आप दोनों आए और अपनी अपनी चेयर पर आसीन हो। सुधांशु जी, आलोक शर्मा जी, तालियों के साथ स्वागत। और अब आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगी रोमाना। जी नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना निसार खान। मोदी की गारंटी, एबीपी न्यूज ने आज सुबह से ये मंच आपके लिए सजाया है जहां पक्ष विपक्ष के दिग्गज नेता एक के बाद एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक खास पैनल जहां पर चर्चा मुझे आज करनी थी चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत और मोदी की गारंटी पर। लेकिन एक बड़ा सियासी डेवलपमेंट आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर 2 बिल सदन में रखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जिक्र कर दिया नेहरू की गलती का, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ा कि कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो कौन सी वो 2 गलतियां जिसको लेकर अमित शाह की तरफ से कटघरे में नेहरू को खड़ा किया गया कि साहब युद्ध विराम आपने क्यों कर दिया और आप कश्मीर का मुद्दा लेकर यूएन क्यों चले गए? तो क्या माना जाए, ये नेहरू की गलती के जरिए उसका जिक्र करते हुए क्या 24 से पहले पीओके वापस लेंगे, ये मोदी की नई गारंटी का सदन से ऐलान हुआ है? इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। आप देख सकते हैं मंच पर इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आलोक शर्मा जी। जरा जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए मेहमानों का। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। ये नेहरू की गलती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है पीओके वापस लेंगे? देखिए, जब नेहरू जी की बात करते हैं तो एक गलती नहीं, बहुत भयानक गलती थी। मैं केवल 2 फैक्ट रखता हूं। अक्टूबर 1947, 24 अक्टूबर 1947 भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हू बहू वर्ड बाय वर्ड वही था जो किसी भी दूसरी रियासत के लिए था। ठीक है। वो मामला यूएन में चला गया। मैं आज की पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, कई बार लोग भूल जाते हैं, यूएन बनाई 24 अक्टूबर 1945 को था। भैया 2 साल हुए थे, यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, सोवियत ब्लॉक उसको मानने को तैयार नहीं था, चाइना उसका मेंबर नहीं था क्या यूएन में जो आपने भेज दिया? मुझे रिसर्च करके बताएं कि 1947 से पहले कितने मुद्दे यूएन में गए। दूसरी बात, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद 1 साल तक गवर्नर जनरल माउंटबेटन रहे, 30 जून 48 तक। किस लिए कहा गया? साहब वो कुछ रिजर्वल इश्यूज हैं पार्टीशन के, इसलिए पूरे होने चाहिए। तो भाई अगर माउंटबेटन थे तो माउंटबेटन के पास क्यों नहीं गए भाई, और यूएन में चले गए? अब इसे क्या कहेंगे? बस इसको आप सिर्फ गलती कहेंगे? साहब वो कहते हैं ना, तारीख ने ऐसे भी फलक देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो एक सदी से दूसरी सदी आ गई और आज तक वो तो ये कहिए कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती, अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी, जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। जिसके लिए लोगों ने कहा था जिस दिन 370 हट जाएगा तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आपने देखा तिरंगे की वो लड़ियां दिखाई पड़ती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और ये गारंटी ऐसे नहीं है। देखिए क्या है, आजकल राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है। लोग कहते हैं नेता कह कुछ देते हैं, करते नहीं है। मोदी का कमिटमेंट कब से था? देखिए साहब, एक दौर था जब इस देश में सरकार का राज्यपाल लाल चौक पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी झंडा नहीं फहरा सकता था। तब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी 1992 में जब गए थे यात्रा लेके, तो उसके संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे युवा नेता के रूप में, और उनका वो वीडियो भी अवेलेबल होगा। भाई कल फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। तो वो कमिटमेंट उस जमाने में था जब वो कुछ तो नहीं पूरा थे, हो गया। भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, और जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे तो वो कमिटमेंट पूरा कराया। इसे कहते हैं विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, और ये है उनकी गारंटी। तो अब बात आगे बढ़ गई है, मतलब वो कमिटमेंट पूरा हो गया, वो 370 हटाने वाली जो गारंटी थी वो मिल गई लोगों को, अब पीओके वापस लेंगे, ये मोदी की नई गारंटी है? देखिए, इसे ये कह सकते हैं जी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए,
माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, मगर ऋतु आ रही है और समय पर समुचित फल सबको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जिस बात का जिक्र सुधांशु जी ने भी किया और सदन में गृह मंत्री ने भी किया कि साहब गलती नहीं बल्कि ब्लंडर, नेहरू जी ने ब्लंडर किया, तो सर पीओके मतलब नेहरू का ब्लंडर जो हम हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। 1945 में यूएन जरूर बना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और यूएन पावरफुल था। लेकिन जब शिमला समझौता हुआ तो यूएन में जो मुद्दा गया वो समाप्त हो गया। अगर उसके बाद, क्योंकि शिमला समझौते में था कि हम द्विपक्षीय इसको समस्या का समाधान करेंगे और कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा यूएन में कोई लेकर गया तो मोदी जी की सरकार लेकर गई। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, 1 साल माउंट बैटन रहे यहां पर, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 साल माउंट बैटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। धारा 370 हट गई क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। धारा 370 में इससे पहले भी 36 बदलाव हुए हैं। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो नहीं बदले गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता था, उनकी पावर्स नहीं थी, पंचायती राज नहीं था, कॉन्करेंट लिस्ट के बहुत सब्जेक्ट नहीं थे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। नहीं, अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत यह कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने वो 6 अगस्त वाला? सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूं। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए। ठीक है, अब आप मुद्दे को आपको अच्छा, अगर ठीक है, उनका वो पक्ष technical रखना है जवाब तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप अपनी बात मैं रखिए। वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। आर्टिकल अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। आपने क्योंकि मुझे बीच में टोका बोल दिया, मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग, मैंने क्लैरिफिकेशन आपने वो चाहा ऑर्डिनेंस, था। मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूं तो आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता बना देंगे। आपने दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसके टॉपिक को बदल दिया। आपने जम्मू कश्मीर देखा है? अरे भाई, जम्मू कश्मीर मैंने भी देखा है और पूरा विश्व देख रहा है। 4.5-5 साल से वहां चुनाव नहीं हो रहे। आप बताइए कब चुनाव हुए थे लास्ट वहां पर सर वहां G20 की बैठकें हो गई। वही तो प्रॉब्लम है, दुनिया भर के डेलीगेशन पहुंच गए। दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठती हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए। अच्छा बोलिए। अभी वहां पर लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाए। नहीं, हमने तो बताया एबीपी न्यूज पर कि लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया। मैं फिर कहूंगा जी, अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। शांति से मेरी बात को सुनिए, अदरवाइज मेरे पास सारे तथ्य हैं। अब मैं वापस पूछना चाहता हूं, 2 बदलाव किए आपने। 2 बदलाव में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह गवर्नर के पास पावर्स होंगी और गवर्नर्स के पास जो पावर्स हैं उसके बेसिस पर हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं कि जो 35A था उसमें 35A भी नहीं है ऑर्डिनेंस में कि 1959 में जो फला पॉइंट था वो हटा दिया गया। मान ली हमने बात, उससे बड़े बड़े चेंजेस तो कांग्रेस ने किए हैं। और जिस समय पर धारा 370 के बारे में बात हुई और फैसला हुआ, क्या उस कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके जो मुख्य व्यक्ति थे क्या वो नहीं थे? वो भी थे उसके अंदर। लेकिन उस समय के हालात को आज के हालात से तुलना करना, अरे भाई आपके आने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर इतनी अच्छी सिचुएशन है, 6 साल के अंदर 3.5 साल तक इंटरनेट बंद रहा वहां पर। जो लोग कहते थे कि हम वहां पर तिरंगा नहीं उठाने देंगे, उनके साथ तो 6 महीने सरकार चलाई आपने। पीडीपी के साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना उसमें पहले पेज पे 6ठा पॉइंट क्या था कि धारा 370 को हम मजबूत करेंगे। क्या था कि नहीं था? केवल रोटियां सेकने से देश नहीं चलता है। सुधांशु अब जी, बिल्कुल टेक्निकल अनुच्छेद जवाब देता 370 पर क्या देश को भ्रमित कर रही है मोदी सरकार? देखिए, धारा 370 के ही प्रावधान का प्रयोग करके धारा 370 को समाप्त तो निष्क्रिय किया जाता है। ये वैसा ही बचकाना तर्क है। अब मुझे आर्टिकल पढ़ के सुना दीजिए। अरे सुनिए मेरी, अब आप बोल रहे थे, आप मैं सुन बता लीजिए रहा हूं। फिर। ये वैसा ही बचकाना तर्क है कि भारत की आजादी का विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, तो आप कहेंगे कि हम आजादी नहीं हुए क्योंकि आप तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से इनेक्टेड हुए। ये बचकाना तर्क है।
भाई यही है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, भाई वो पारित हुआ, उसके साथ वो समाप्त हो गया। मैं यहीं के धारा 10 सेकंड का उत्तर 370 के ही दूं। उजान केवल समाप्त 10 हो गया। सेकंड। ये बोलने उसके बाद अपना मिनट, अब आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया सर। आपकी अब ये भी तरफ से तो बताता रोमाना हूं, जी है ना। सिर्फ इतना नहीं, सुनिए, ये 15 अगस्त 47 को ये बात कह रहे हैं, मैं कहूंगा करोड़ों दर्शकों से जो देख रहे हैं जाके चेक करिए, 1 साल तक भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर, अंग्रेज था। फिर आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की? भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? 1954 तक अंग्रेज रहा है। पहले एयर चीफ मार्शल एल्महर्स्ट थे, फिर गेराल्ड गिब्स 1954 तक, नेवी चीफ 1957 तक, 1968 तक इसीलिए जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी रही। भाई, अरे भैया, अंग्रेज का आर्मी चीफ था, अंग्रेज का एयरफोर्स चीफ था, अंग्रेज का वो था, अंग्रेज बैठा हुआ था, माउंटबेटन बैठे हुए थे, काहे चलेगा भाई यूएन? ये तो समझ से बाहर की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप आजादी कह रहे हैं ना, आज युवा पीढ़ी जाने वो आजादी धीरे 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 कैसे समझौतों के तहत मिली थी, अन्यथा सब तरफ से तो वो था। इसलिए मैंने कहा फैक्ट। अब आज की बात कहते हैं, अब आज की बात कहते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में कोई समस्या दिखती हो। अब जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे दिखते हैं? नहीं। अब बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं? नहीं। अब कभी ऐसा दिखता है कि कोई हुजूम निकलते हुए, ये बताइए, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा दिखते हैं? नहीं। अब कभी जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती है और इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी को मार देती है? नहीं। अब हुर्रियत के नेता एक जमाने में, इनके जमाने में दिल्ली में आते थे, जलवाए जलाल के साथ आते थे, दामाद की तरह उनका स्वागत होता था, और अब आते हैं एनआईए की पेशी में, ईडी के सम्मन के ऊपर आते हैं। साहब, बहुत जमाना गुजर गया, और वो जो कहते हैं वो कहानी इतनी पुरानी हो गई कि अब ये पूछिए, सुधांशु जी, हाँ, एक सवाल का जवाब। हाँ बताइए। 24 में चुनाव आने वाला है, और 24 के चुनाव से पहले यहां पर जो इतिहास की क्लास चलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, और ये नेहरू की जो गलतियां याद की जा रही हैं, 75 साल पुरानी जो नेहरू की गलतियां दोहराई जा रही हैं, इसके पीछे मंशा और मकसद क्या है, ये बता दीजिए। मैं ये कहता कि अगर वो चीज आज अप्रासंगिक हो गई होती तो कोई बात नहीं थी, मैटर सॉल्व हो गया होता तो कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। अब हम कोई ये थोड़ी कहते हैं कि जूनागढ़ का मामला आज भी बात करो, तो फिनिश हो गया ना। ठीक है। हम थोड़ी कहते हैं गोवा का मामला आज भी बात करो, वो अनफिनिश रह गया। और नेहरू की गलती कौन गिनाता है? ये बताइए। अभी एक मुद्दा बहुत से लोग उठाते हैं, जातिगत जनगणना। ब्रिटिश टाइम तक जातिगत जनगणना होती थी, रोकी किसने थी? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने रोकी थी। ये कह के रोकी थी कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की बात है, तो बोलो ना नेहरू गलत थे भाई। आज उसके बाद नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी बनी, तो कांग्रेस का नारा क्या होता था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 को संसद के पटल पे बोले कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती है, मंडल के विरोध में, और उन्होंने कहा हमारा नारा है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब बताइए, उनके खानदान में चश्मो चिराग पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं मेरे बाप भी गलत थे, मेरी दादी भी गलत, नेहरू जी भी गलत। तो बोलो ना, नेहरू को गलत तो आप सिद्ध कर रहे हैं। नेहरू की गलती मतलब पीओके वाली तो बीजेपी गिना रही है, लेकिन ये जातिगत जनगणना वाली नेहरू की गलती खुद राहुल गांधी बता रहे हैं। सर, मतलब नेहरू की गलतियां गिनाई जा रही है हर तरफ से। मैं केवल 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं एबीपी के दर्शकों को जी। धारा 370 और 35 अगर हट गई है तो सुप्रीम कोर्ट में 17 केसेस चल रहे हैं। पहला पिटिशनर था वी द सिटीजन्स। आज तक वो पिटीशन क्यों चल रही हैं? क्योंकि धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। आपने 2 बदलाव किए और वो दोनों बदलाव आज तक आपको वहां पर चुनाव भी नहीं करवा पाए हैं। धारा 370 को मजबूत करेंगे। पंडित नेहरू ने अगर गलती की थी तो आप पीडीपी के साथ मिलकर उसको मजबूत करके अच्छा काम कर रहे थे। मैं केवल ये कहता हूं कि सत्ता के सुख के लिए हमने तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी तमाम काम किए। हमने उड़ान योजना से लेकर कश्मीर के इंटीग्रेशन से लेकर तमाम काम हुए, लेकिन जब आपकी सरकार आई और वहां पर भी और यहां पर भी, तो वहां पर जिस तरह से राशन की भी कमी हुई और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किए, आपने कश्मीरी पंडितों पर भी केवल वोट मांगी, जम्मू कश्मीर पर केवल वोट मांगी, हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर के तमाम चीजों को लेकर करके आपने दूसरी जगह पर वोट मांगी। और यही कारण है कि आपकी नीति और नीयत में फर्क था, गलती थी, इसीलिए आज तक आप वहां पर चुनाव नहीं करा पाए। आईएसआईएस की बात, 2016 में गृह मंत्री, 15 में गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह जी थे। और राजनाथ सिंह जी ने संसद के पटल पर कहा था कि हिंदुस्तान में आईएसआईएस का एक भी व्यक्ति नहीं। 2015 के बाद तो हमारी सरकार रही नहीं, 2015 के बाद तो आप ही की सरकार रही। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड संसद में दिया गया राजनाथ सिंह जी का बयान है।
लेकिन बदनाम करना एक है भी तो व्यक्ति नहीं बोला था, उन्होंने कहा था एक भी व्यक्ति वर्ड नहीं बोला। आईएसआईएस का कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई हस्तक्षेप हमारे यहां पर नहीं। लेकिन आज आप क्योंकि आईएसआईएस के नाम पर हिंदू मुसलमान का एजेंडा चल सकता है, अच्छा, वो झंडे तो नहीं वोट दिखते मांग थे? लीजिए। वो झंडे नहीं देखे? वापस आता हूं, ये कहते हैं साहब तो कुछ भी नहीं होता। झंडे नहीं देखे अरे भाई आपने सुनिए ना, टीवी पे? सुनिए ना भाई, पुलवामा में जो हुआ वो भी हमारे टाइम पे हुआ होगा। उरी में, पुंछ में, पुलवामा में, पठानकोट में, सब हमारे टाइम पे हुआ होगा। अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 5 जवान शहीद हुए और मोदी जी वो हवाई जहाज में हाथ हिला रहे थे, वो भी हमारे टाइम में ही हुआ होगा। आपने तो आतंकवाद समाप्त कर दिया पूरी तरह से। मुझे लगता है कि बुरहान वानी का जनाजा आज तक के शायद इतिहास में सबसे बड़ा जनाजा निकला होगा। 2 से 2.5 लाख लोग उसके अंदर थे, जिसके भाई को आपने नौकरी और पैसा देने का वादा किया, बाद में मुकर गए आप लोग। आपने अभी कहा ना कि वहां पर अब जनाजे नहीं निकलते। बुरहान वानी का जनाजा शायद पूरा देश भूला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपको वोट चाहिए। आलोक जी, एक सवाल पूछ लूं बीच में? एक सवाल पूछ लूं? सवाल यह है सर, अब मुझे लगता है कि इतिहास की क्लास अगर हो चुकी है तो थोड़ा सा आगे की राजनीति पर बात कर लेते हैं और 24 की राजनीति। सवाल मेरा यह है कि 19 में बालाकोट और 24 में अगर बात पीओके पर आएगी तो फिर क्या होगा सर? जो हाल कांग्रेस का 19 में हुआ वही 24 में भी होगा क्या, अगर राष्ट्रवाद वाला मुद्दा हावी होगा तो? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रवाद हमेशा हावी था, हावी है, हावी रहेगा, लेकिन कपटी राष्ट्रवाद 2014 के बाद हावी हुआ है। चर्चा कर रहे हैं हम मोदी की गारंटी, और यहां पर आज जो नया बयान सदन में गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया कि पीओके लेकर रहेंगे, क्या यही नई मोदी की गारंटी है? और जिस तरीके से पीओके के जरिए नेहरू की गलती नहीं बल्कि ब्लंडर था ये कहकर कांग्रेस पर हमला बोला गया, 24 को लेकर क्या यहां से अब नैरेटिव सेट होता हुआ नजर आ रहा है? मामला 24 चुनाव का सीधे सीधे राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये राष्ट्रवाद ना कहिए, कपटी राष्ट्रवाद कहिए। तो क्या है ये कपटी राष्ट्रवाद आलोक जी? कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहनकर वोट मांगे जाएं, अपने जवानों की शहादत पर भी वोट मांगे जाएं। 26/11 हो तो मोदी जी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सरकार को कोसने लगें जब हमारे जवान, योद्धा जवान अंदर लड़ रहे हों। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि चाइना के बॉर्डर पर 20 जवान हमारे शहीद हों और मोदी जी उनको आकर क्लीन चिट दे दें, और उसके बाद 20 दौर की वार्ता हो कि 2020 अप्रैल से पहले की यथास्थिति बरकरार की जाए। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि जब जिस समय पर पुलवामा होता है और सतपाल मलिक जी फोन करते हैं मोदी जी को तो कहते हैं कि आप चुप रहिए। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है, ले लेती हूं, आपने काफी लंबी फहरिस्त बता दी है। एक चीज और बता देता हूं, हाँ। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि जब धारा 370 को मजबूत करके सरकार पीडीपी के साथ चलाई जाती है, जब वो कहती हैं कि तिरंगा नहीं उठाने वाला मिलेगा, उसके बाद भी सरकार मतलब लब्बो लुबाब आप कपटी राष्ट्रवाद का ये बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर एक वोट अंतिम लेना। अंतिम बात कहना चाहूंगा, कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि मेजर और वहां के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर पहली बार एफआईआर करने वाला मैं प्रधानमंत्री बना हूं, क्योंकि वहां पर कश्मीरियों का वोट लेना होता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि 1 रैंक 1 पेंशन के जो लोग यहां पर बैठकर धरना दे रहे थे उनके ऊपर दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करती है। आइए जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव अलंबरदार बना जाता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि देश की सेना के प्रमुख को सड़क छाप गुंडा कहा जाता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पूछा जाता है सबूत दो। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स कहती है, उसके बाद पूछा जाता है आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि वो गिरे थे। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि संसद के हमले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरोपी नहीं सजा याफ्ता होने के बाद 7 साल तक अफजल गुरु की फाइल पेंडिंग रहती है, और जब उसमें जान गंवाने वाले, बलिदान होने वाले सुरक्षा बलों के परिवार के लोग मेडल लौटा देते हैं, सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू नहीं आता, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है 26/11 का हमला इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहता है आरएसएस ने कराया, दिग्विजय सिंह। ठीक है, कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि 26/11 का हमला, सुनिए एक मिनट सर, सुनिए, 26/11 का हमला होने के बाद यह नवंबर 2008 और जाके चेक करिएगा जुलाई 2009 शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है पाकिस्तान के साथ
कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और हमारा राष्ट्रवाद वो है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वीडियो याद करिए, उसने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये तो 71 में भी सुनने को नहीं मिला था। इसलिए ये मत सोचिए भाई साहब, जिनकी खोपड़ी चपटी हो, बुद्धि चपटी हो, उन्हें कपटी राष्ट्रवाद नजर आता है। आलोक जी छोटा सा उत्तर दे देता हूं, जल्दी से सर, मैं छोटा सा उत्तर दे 30 देता हूं। सेकंड, नहीं 30 बिल्कुल सेकंड। बिल्कुल, हाँ। हमने तो उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए हैं, हमारी फौज ने 2 टुकड़े भी किए हैं, लेकिन पहली बार हुआ है कि आपके यहां पर जो 5 आतंकवादी थे उनको आप बैठाकर कंधार में छोड़कर आए थे, वो भी आप ही के समय पर हुआ। और 26/11 की जो बात करते हैं, वो नाव कहां से चली थी? वो पोरबंदर से चली थी, गुजरात के तट पर। और वहां पर कौन मुख्यमंत्री था? नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अभी तक पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूं आलोक जी, कि हम लोकतंत्र में हैं और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होता है। ऐसे में चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाती है, लेकिन जनता भरोसा किस पर जता रही है? बीजेपी पर जता रही है सर। 3 राज्यों में अभी जिस तरीके की बंपर जीत बीजेपी को मिली, वो इसकी गवाह है। जनता में आप लोग भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर अब की बार 400 पार, मोदी की हैट्रिक, तो फिर कांग्रेस कहां है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, खासतौर पर नौकरी करने वाले, वो चाय पर चर्चा होती थी, वो तो यूं ही आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे समय बला तो अब नोटबंदी है तो काला धन बाहर आ जाएगा। फिर काला धन विदेशों से 4 लाख करोड़ आ रहा था, तो उसके बाद पता लोग चला बेवकूफ हैं, कांग्रेस अक्लमंद है। मैंने नहीं कहा, हाँ। मैंने बेवकूफ नहीं कहा, ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। हाँ। क्या बीजेपी इस तरह के आप अपनी भाषा बोल दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी हाँ। की इस तरह की भाषा बोलकर हमसे सवाल पूछती है। हाँ। मैंने नहीं कहा कि लोग बेवकूफ हैं, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं बहकावे में है जनता। हाँ। और मैंने तमाम एग्जाम्पल गिनाए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान क्या है डबल। हाँ। और किसान हर घर में जल, और जल छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी, और पानी में डब्बा। अरे भाई 2022 में आते आते क्या किसानों की आय डबल हो गई? नहीं तो ये बहकावे की वजह से सुधांशु जी, ये बहकावे में आकर मैडम एक मिनट, मैडम मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। आपका यहाँ पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। सर देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है, चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे कोई दिक्कत देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं सर। आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो तय मत करिए ना, कम से कम मंच पर बैठकर आप ये तो नहीं तय कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपका विशेषाधिकार है, मैंने तो पहले भी देखा, मैं मंच पर बैठा हूं ना, मैं अपने उत्तर दे रहा हूं ना, कम से कम बोल लेने दीजिए। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही। मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। मोदी जी की गारंटी वहां नहीं चल रही। मोदी जी वहां पर जाकर अंतिम बात कहना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। अरे मैम 13 लोग कल मरे, कि ये पुराना मुद्दा। राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। मीडिया के साथियों को ये पुराना मुद्दा लगता है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। अब मैं जवाब दे दूं। 13 लोगों की हत्या हुई, किसी एक टीवी चैनल ने एक छोटी सी डिबेट नहीं, मोदी की गारंटी पे डिबेट होगी। उत्तर दीजिए। मैं कहना चाहता हूं मणिपुर पे राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं
केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं आया, 6 रोकेंगी महीना कि पहले मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर विधानसभा में क्यों अब नहीं नहीं ला रहे रोकेंगी कि अविश्वास पुराना प्रस्ताव? मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की, क्योंकि आपको हकीकत पता है, आपको राजनीति करनी है। दिल्ली में मणिपुर मणिपुर बोलना है, मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे हैं? पूछिए वहां की राज्य सरकार के खिलाफ। लाइए, मैं चुनौती कहता हूं, क्या नहीं ला संसद में पाएंगे। क्या 6 संसद में महीने से। अविश्वास और प्रस्ताव नहीं सुनिए, आया था? अब सर आप आलोक जी, आया था कि नहीं आया? आलोक जी, आपको आराम से संसद के सुना अंदर है, संसद बिना के अंदर इंटरप्ट अविश्वास किए प्रस्ताव सुना है, आया सर, तो प्लीज। मोदी जी दांत फाड़ कर हंस रहे थे। सर, क्या ये यहाँ सच्चाई पर- नहीं है? सर, यहाँ पर चिल्लाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है। हाँ, आप मैं दोनों बताता हूं। सामान्य लोग हैं, इन्होंने बारी बारी पिछले बोल लीजिए। संसद सत्र में कहा कि 267 नियम के तहत होगी, यानी सारे काम रोको, मणिपुर पर चर्चा करो। मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया, नहीं अब चर्चा कर लो, यानी अब राजनीति आगे, मणिपुर पीछे, क्योंकि तब लग रहा था केजरीवाल को साथ में लेना है। उसके बाद इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देंगे। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। मैं आज उत्तर देता हूं डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना है, जाके देख लीजिए। ये मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए, 5% भी नहीं बोला है मणिपुर के बारे में विपक्ष के नेताओं ने। सुधांशु मैं जी की उत्तर देता गारंटी हूं। क्या है? मोदी की मैं उत्तर गारंटी देता क्या हूं। है? बता रहा, सुनिए आप। मैं छोटे से मणिपुर पर उत्तर नहीं, दूंगा। सर, प्लीज सुनिए आप सुधांशु जी को, आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा पार्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है कि मोदी जी ने, इन्होंने कहा महंगाई, पूछिए आज महंगाई कितनी है? 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% पे है, जबकि आरबीआई की परमिसिबल लिमिट 6% है। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। मैं उत्तर दूं? और इतना ही नहीं है, एक मैं मिनट, छोटा सा। फिर आप जवाब दे दीजिए। पूरी बात कर लें सर। और इनकी जो गारंटी है ना, जो कहते हैं अविश्वसनीयता क्यों क्रिएट होती है? मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, कमलनाथ जी घुमा फिरा के हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी बचाव करते हैं, और दक्षिण भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस का भी बचाव करते हैं। भाई साहब, जब एक चेहरे पे इतने चेहरे लगा के आप आते हैं, तो आप ये सोचें कि आपकी कौन सी गारंटी पे लोग भरोसा करेंगे, ये लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, और बाकी सबकी बजा दी है घंटी, क्योंकि बाकी सब हो गए ढपोरशन। ठीक है, मतलब फिलहाल तो देखिए आलोक जी, आप सुन लीजिए पहले सवाल, फिर जवाब दे दीजिएगा। और सवाल मेरा यह है कि अभी की स्थिति यह है कि जो विपक्ष की रणनीति और जो कांग्रेस की रणनीति है ना, उस पर अभी चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है। काउंटर कैसे करेंगे? बिल्कुल, इबारत जो है दीवार पे लिखी हुई है, वो तो दिख रही है मुझे। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं, मुझे लिखा ऐसा हुआ? नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए? इस बार का आंकड़ा जो है, किसका नाम कोट करिए, संस्था, किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ, एनएसएसओ लगता है बेरोजगारी का डाटा देता है। मेरे ख्याल से पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का चलो, डाटा। मैं उस पे मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। लेकिन क्या 10.012% नहीं है बेरोजगारी दर? क्या हरियाणा जो आपके 9 साल से है, क्या हरियाणा में आज बेरोजगारी दर हाईएस्ट नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर 0.5% 16 से घटकर नहीं हुई थी? लेकिन उसके बावजूद अगर हमें वोट कम मिला, वोट नहीं मिला, हमारी सरकार नहीं आई, हम शिरोधार्य करते हैं उस रिजल्ट को। लेकिन आज भी अगर 5 राज्यों को चुनाव को देखें तो 12 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। क्या यह सच नहीं है? क्या क्यों 12 लाख वोट इन लोगों ने दे दिया? मंथन किया पार्टी ने। देखिए, मुझे आखिरकार क्यों भरोसा हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस? ये मामला मुद्दों का है सर, सुन लीजिए 1 मिनट, ये मामला मुद्दे का है सर, या फिर चेहरा, उससे मार खा रही है कांग्रेस? और चेहरा क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष के पास कोई उनके स्तर का, उनके कद का नेता नहीं है, इस वजह से आप पिछड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उनके स्तर का बिल्कुल कोई नेता हमारे पास नहीं, जो सुबह से शाम तक केवल प्रचार के काम में लगा रहता हो और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ढूंढ बोलते हो। हमारे पास उनके स्तर का कोई नेता नहीं। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, जो चुनाव आता है वहां पर उनका कनेक्शन हो जाता है। जो चुनाव आता है वहां पर झूठ की गंगा बहा देते हैं वो, और फिर आखिर में आकर कन्हैया लाल पर वोट कह रहे कुछ। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर बताता। अरे भाई, कितनी चीजें तो गिनवाई, बताइए, कितनी चीजें तो अभी गिनवाई पिछले उसमें स्लॉट में मैंने आपको।
फिर राजस्थान में जाकर कहते हैं कन्हैया लाल पे मुझे वोट दे दो, लाल डायरी पे मुझे वोट दे दो। अरे भाई, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल डायरी मंगवाइए ना। अब तो हम कह रहे हैं लाल डायरी मंगवाइए, और राजस्थान में 2 दिन से तो राम राज्य आ ही गया होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमसे पूछ रही हैं रोमाना जी कि आप मंथन नहीं करते। अरे भाई, इनसे मुख्यमंत्री तो बनवा लीजिए, वहां एमएलए ले लेके वो वसुंधरा जी घूम रही हैं, लेकिन मीडिया कहीं नहीं पूछ रहा है उनसे। दुर्भाग्य यह है कि असली जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। एमपीपीएससी में पिछले 6 साल से यहां सब युवा, मेरे भाई बहन, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी मुद्दे को हटाने के लिए 6 अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए आप। तो सर, ये मीडिया का काम है या कांग्रेस भी कुछ करेगी? मैं नहीं कह मतलब रहा। मीडिया जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करे कि जनता जो है वो कांग्रेस को वोट दे। मैंने नहीं कहा। अपनी नाकामी को सर मीडिया पर मत फोड़िए, ठीक रहा। मैंने नहीं कहा। नहीं, आप ही ने कहा सर। मैंने कहा कि असली जो मुद्दे हम तो कमलनाथ को लेकर भी खबरें आपने दिखाते सवाल थे। पूछा कि आप आत्मंथन करते हैं हाँ, कि तो नहीं? आत्मंथन हार को लेकर मैंने नहीं कहा- करेंगे सर? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल आत्मंथन होना चाहिए, हाँ। लेकिन बाकी विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्या है, लेकिन उसमें यहाँ बाकी बहस हो रही मुद्दों है पर ना। चर्चा अब नहीं अगर होनी मैं चाहिए। सुधांशु जी से मैं सवाल फिर कहूंगा, पूछूंगी मैं चेहरों फिर को कहूंगा, लेकर, तो मैं- फिर आपसे क्या सवाल पूछूंगी और मैं आप फिर- उस पर मैं क्या फिर काउंटर कहूंगा, करेंगे? मैं या फिर बीजेपी को घेरना है, मैं- इस वजह से नहीं, आप नहीं, चाहते हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए मैं फिर कहूंगा, सुधांशु जी से सीएम को लेकर सवाल पूछने नहीं, लगे। रोमाना, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। चेहरे पे चेहरे बताऊं। की हाँ। बार-बार अब चेहरे की बात करते हैं। हाँ, मोदी जी के तमाम चेहरे लोगों ने देख लिए हैं, हाँ। किस तरह से वो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, किस पर वोट मांगते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री का दूसरे का कोई 2 वक्तव्य मुझे बता दीजिए। दूसरी चीज, अभी कर्नाटक के अंदर भी हनुमान जी के ऊपर वोट मांगेंगे, फलाने पे वोट मांगेंगे। क्या हुआ? कहीं गाड़ी चल गई है, लोगों ने भरोसा किया, ठीक है हम अपना आत्मंथन भी करेंगे। मैंने कहा 4 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के 12 लाख वोट हमें ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हम आत्मंथन करेंगे। सर, मेरे पास मेरा प्रोड्यूसर मैसेज कर रहा है कि पूरे शो में सिर्फ आलोक शर्मा सुनाई पड़ रहे हैं। अब जरा सा चुप हो जाइए मैं सर, आपकी सुधांशु जी को अनुमति भी तो सुन बोल लेते दूं। हैं। हाँ, बिल्कुल, ये और तो- आप अब मैं प्लीज सर अनुमति दूं तो वापस मैं बोल जाकर दूं। ये शो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर हर साहब बार को आप कहिए। एंकर से कहते हैं कि आप बाद में शो जरूर मैं सिर्फ देखेंगे, एक बात आपने ये मुझे कहना बोलने चाहता नहीं हूं। दिया, प्रोड्यूसर तो मैं साहब को आपसे कहिए। गुजारिश कर रही हूँ कि आप बाद में जाकर ये शो और जरूर मैं दर्शकों देखिएगा। से कह रहा और हूं, सुधांशु जब जी ये को आप बोलते सुन हैं मैं लेते एकदम शांति से सुनता हूं। आप प्रोड्यूसर- जो बोल रहे हो अनाप प्लीज शनाप आलोक बोलिए, जी, मैं प्लीज, डिस्टर्ब प्लीज नहीं आलोक प्रोड्यूसर साहब को जी, कहिए, प्लीज कांग्रेस आलोक के जी, प्रवक्ता को सुधांशु चुप करा जी, दिया प्लीज गया। आइए। सुधांशु जी, अब प्लीज मैं आइए। बताता हूं चेहरा बदलना क्या होता है। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, आपको याद है कि राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर से बाहर निकले थे, और आज तक किसी को नहीं पता होगा किसी नेता के बारे में कि जाति तो पता है, कौन सी उपजाति है, कौन सा गोत्र है, यह भी बताया गया, ठीक। और इनके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी इस बार चुनाव हार गए। उनका नाथ द्वारा में वो कैसा आपत्तिजनक वीडियो है जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं का नाम लेके कह रहे हैं इन सबको क्या पता होता है, वो तो धर्म के बारे में ब्राह्मणों को पता होता है, ठीक है। एक चेहरा ये था 2018 में, और 2023 में कहते हैं जातिगत गणना चाहिए, मैं तो इनके साथ हूं। भैया वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ के भी साथ हूं, और फिर पलट के मैं पिछड़ों के साथ हूं। जनाब, ये चेहरे बदलने से समस्या होती है। और एक यहीं पर मैं विराम- नहीं, मैं एक लाइन जल्दी क्या से आप सर, पिछड़ा समय जनेऊ नहीं पहन सकता? देखिए एक लाइन में, एक जल्दी लाइन से में- सर। इनके पास जानते कितने चेहरे हैं? एक पुराने जमाने में हम लोगों का बचपन का गीत था कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई, और जुमेरात को चैन। अगर इस तुकबंदी से जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हो तो मैं जरूर इस तुकबंदी को सुनूंगा। अगर इस तुकबंदी से रोजगार बढ़ते हो तो मैं इस तुकबंदी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और जिस तरीके की आर पार आपने कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी है, यकीन मानिए अभी तो 24 को लेकर सियासत गरमाएगी, और ये गर्माहट यूं ही और बढ़ेगी।